हौसला नाम की मुहिम चलाती है देश भर में, जो कि कैंसर के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ पर वैशाली में एकत्रित हुए हैं। करीब करीब 100 से ज़्यादा महिला कैंसर सर्वाइवर जो हैं वो यहाँ आएंगे। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, जड़ती जवानी के ये पहली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हमारा एक प्रोग्राम है साइक्लोथॉन 2019, जो कि एक पैडल अगेंस्ट कैंसर है। और कैंसर सर्वाइवर लोग, केयर गिवर और जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मिल के कैंसर के विरुद्ध एक साइकिलिंग रैली करेंगे, जो कि लोगों को जागरूक करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ, ओरल कैंसर और सर्विकल कैंसर के खिलाफ जितने भी कैंसर्स होती है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो इसी वजह से उसकी प्रमोशन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या डिस्कशन होगी, सपोर्ट मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग ग्रसित मतलब इस बीमारी से गुजर के जा चुके हैं, वो पोस्ट ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल, हेल्थ इंफॉर्मेशन और डाइट और एक्सरसाइज जो भी है, जितना भी पॉजिटिव थिंग्स है उसके बारे में एक्सपर्ट्स यहाँ आएंगे, एक्सपर्ट्स ही बताएंगे आप लोगों को। और उसके अलावा लाइफ आफ्टर कैंसर कैसे हम लोग जी रहे हैं, ऐसे यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। दैट विल बी ए ग्रेट इंस्पिरेशन टू सोसाइटी। पूरा हमारी हौसला सपोर्ट ग्रुप को देख के लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो और मतलब अंदर से एक फीलिंग्स आए कि मुझे भी ज्वाइन करना, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ बियॉन्ड कैंसर, तो लाइफ बियॉन्ड कैंसर, तो इससे जुड़े। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है सपोर्ट मीटिंग करने का, और ये 2 महीने में एक बार हम लोग करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ही इनिशिएट लूँ, जो भी हौसला परिवार में जुड़े हुए हैं कोई भी इनिशिएट ले सकता है, कोई भी सजेशंस दे सकता है इसमें और एडवाइस दे सकता है, आके इसको करा भी सकता है कि आज मेरा मन है आज ये करा, क्योंकि यहाँ पर हमारी ग्रुप में हर टाइप के बंदे हैं और हर एक्सपर्ट्स लोग भी हैं। कोई फिजियोथेरेपी में काम करते हैं, कोई डाइट पे, कोई फैशन पे, कोई स्टाइल पे, कोई गाने पे। तो ये सारा जो थेरेपी है, जो भी है इनका टैलेंट है, वो सब लाके हम यहाँ आएंगे। थोड़ा थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, नाम कहाँ रहते हैं, किस टाइप की मतलब? मेरा 2014 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था लेफ्ट में, तो रिमूव हो गया था जैसा होता है। उसके बाद 18 में फिर मैं ऐसे तो ट्रीटमेंट एम्स में ही ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके बाद ऐसे ही जैसे रेगुलर चेकअप में जाती थी, तो मैं सिंगिंग मेरा पेशा है, मतलब उसी में जुड़ी हूँ। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे हाई पिच में मुश्किल हो रही गाने में, तो उन्होंने कहा एक पेट स्कैन करते हैं। तो पेट स्कैन में पता चला कि मेरे लीवर में नोट्स आए हैं कैंसरस, तो उसके 13 कीमो भी चले मेरे। उसके बाद फिर पेट स्कैन हुआ तो भी पता चला अभी लोअर एब्डोमेन में नोट्स हैं, तो उसका भी ओरल चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगी, ये गायक है, बहुत ही अच्छे गायक है, वही मेरी इंस्पिरेशन है लाइफ। आज का इंस्पिरेशन पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से
मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये चीज़ भी होती है, क्योंकि मैं परिवार मेरा ऐसा है कि मैं परिवार से निकल नहीं पाती अपनी। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला, मुझे कुछ परेशानी हो रही थी और मुझे पीरियड्स के टाइम पे ही परेशानी होती थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ममता ऐसे ऐसे हो सकता है। तो मैं गई और मैंने संडे को अपना ट्रीटमेंट कराया, चेकअप वगैरह कराया। उस वक्त हमें इतना डर लग रहा था, इसके बारे में पता ही नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ना परिवार में ऐसे सुना था। जब सुना तो हमारे हाथ पैर से एकदम ज़मीन खिसक गई, एकदम मेरे हस्बैंड भी रोने लग गए, मैं भी। अब समझ में नहीं आ रहा आप करें क्या। तो फिर एक जो मेरी लेडी डॉक्टर थी जानकार, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होगा। फिर डॉक्टर से मिले, आपसे मिले, फिर सब कुछ सही हो गया, अब कोई परेशानी नहीं है, लाइफ बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। And just, I don't think anybody requires in my introduction. I'm Dr. Meenu Walia, cancer specialist at Max Hospital. जैसे कि अभी तुमने कहा कि लाइफस्टाइल के बारे में बताऊं कैंसर के, एक आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे देश में मानते हैं, वो मानते हैं कि अगर घर में किसी को कैंसर हुआ है तो इनवेरिएबली आगे वाली जनरेशन में भी कैंसर होएगा, और अगर घर में किसी को कैंसर नहीं है तो कैंसर नहीं हो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब एक रीसेंट इंसिडेंट था कि somebody had come to me and basically सिर्फ ये पूछने के लिए कि उसकी जो फैंसी थी, उसकी मदर को रिसेंटली कैंसर हो गया था। सो उस लड़के का सिर्फ रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाने, ओपिनियन नहीं लेने आया था, उसका सिर्फ ये पर्पस था, ये पूछना था कि मैं इस लड़की से शादी करूँ कि नहीं, कल को इसको तो कैंसर नहीं हो जाएगा, है ना। और बहुत बार हमारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो किसी को था ही, मुझे कैसे कैंसर हो गया। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, कैंसर जेनेटिक होता है, कैंसर एक इनहेरिटेड बीमारी होती है, बट सिर्फ जितने, अगर हम 100 मरीज देखते हैं कैंसर के, उसमें सिर्फ 10 मरीज ही होंगे जिनमें एक फैमिली हिस्ट्री होएगी या जो जेनेटिक कॉजेज से होएगा। मतलब सिर्फ 10% कैंसर ही जेनेटिक होते हैं, बाकी 90% कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें आपकी फैमिली में हो सकता है कोई हिस्ट्री ना हो, आपके पहले परिवार में कोई भी ना हो, फिर भी आपको कैंसर हो सकता है। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर इज लाइफस्टाइल रिलेटेड। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स आर नॉट जेनेटिक कंपोनेंट है, पर सिर्फ 10% केसेस में है, दैट मीन्स 90% ऑफ द कैंसर्स हैपन इवन विदाउट अ इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर। एंड इफ वी चेंज आवर लाइफस्टाइल, then there is evidence to say कि 40 to 50% of the cancers can just be prevented. So what are those important lifestyle factors? सबसे ज़्यादा we all know that सबसे ज़्यादा important factor है tobacco. Tobacco alone in any form is related to more than 40% of the cancers. चाहे हम स्मोक करके, चाहे सिगरेट के फॉर्म में, सिगार के फॉर्म में, इवन आप लोग हैरान हो गए, बहुत सारी हमारी गाँव की बुजुर्ग लेडीज आती हैं जिनमें लंग कैंसर होता है बिकॉज दे हैव बीन टेकिंग बीड़ी, हुक्का और तंबाकू, नॉट ओनली स्मोकिंग के फॉर्म में, इवन गुटखा वगैरह जो मुंह में खाते हैं, ये पान वगैरह, उसमें भी मतलब कैंसर हो सकता है। तो टोबैको अलोन इज लीड्स टू 40% ऑफ द कैंसर्स। एंड टोबैको रिलेटेड कैंसर्स कौन से होते हैं? जितने भी मुंह के कैंसर्स होते हैं, ओरल माउथ के कैंसर्स होते हैं, सिमिलरली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कैंसर्स, फूड पाइप के कैंसर, लंग के कैंसर, एंड इवन जहाँ जहाँ बॉडी के जिस पार्ट में टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मेटाबॉलिज्म होता है, इवन वी से कि यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स या ये सारे भी स्मोकिंग से रिलेटेड होते हैं। Even cervical cancer, that is also related to smoking, is supposed to be a risk factor for this. And apart from smoking, even alcohol intake, अगर ज़रूरत से, अगर एक मॉडरेट लेवल से ज़्यादा अल्कोहल लिया जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कैंसर का माना जाता है, स्पेशली अल्कोहल बिकॉज इट इज़ नोन टू अफेक्ट द लिवर। तो ये जो क्रॉनिक लिवर डिजीजेज होते हैं, दीज लिवर में लिवर कैंसर्स होने के, जिनमें ऑलरेडी लिवर डिजीज होता है, उनमें लिवर कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंड अल्कोहल प्लस स्मोकिंग प्लस टोबैको, इट हैज़ अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इसका मतलब है कि अगर स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर 1 है और अल्कोहल का रिस्क फैक्टर
भी एक हम मानेंगे तो वो 1+1 2 नहीं होता, वो 1 वो मतलब 1+1 11 के मुकाबला है। एक सिर्फ सिंपल नंबर्स नहीं इंक्रीज करते, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन से रिस्क फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। तो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स विच वी शुड नो एंड कॉन्शियसली एफर्ट करके इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा आज की डेट में ना बहुत सारे मतलब आज की मैंने एक रिसेंट अभी एक आर्टिकल करा था जिसमें वी हैड मेंशन दैट कि व्हाट इज हैपनिंग इज कि देयर आर लॉट मेनी नॉन स्मोकर्स हु आर आल्सो गेटिंग कैंसर नाउअडेज एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज दैट वी एज अ जनरेशन हम लोगों ने अपना इन्वायरमेंट इतना पोल्यूट कर दिया है, इतना दूर हो गए हैं हम नॉर्मल अच्छी चीज़ों से कि जाने अनजाने हम स्मोक कर रहे हैं, हम नहीं स्मोक कर रहे फिर भी हम स्मोक कर रहे हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। तो जो स्मोकर्स होते हैं उनके आसपास रहने वाले, उनके घर के लोग, उनके आसपास रहने वाले लोग, उनके फ्रेंड्स वगैरह, वो भी इतनी मात्रा में अपने अंदर इस तरह के पार्टिकल्स इनहेल करते हैं कि उनमें भी कैंसर होने का चांस बढ़ता जा रहा है। और जो ये कैंसर इन द नॉन स्मोकर्स और कैंसर बिकॉज ऑफ पैसिव स्मोकिंग, दिस इज समथिंग विच इज इंक्रीजिंग। मतलब और वी समहाउ हैपन टू बी, मतलब आपको मालूम होगा इंडिया शहर जो पूरी दुनिया की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की एक लिस्ट बनी थी पीछे, जिनमें 13 सिटीज़ तो हमारी ही कंट्री में है एंड दिल्ली इज सपोज टू बी द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। तो इतना जो बाहर धूल, मिट्टी, धुआं, कंबशन वगैरह जो व्हीकल्स का है, इट ऑल इज एडिंग टू द pollution in our atmosphere and this is the air which we are breathing day in and day out. So this is something which is very big. Smoking नहीं करना हमारे हाथ में है, आसपास के लोगों को स्मोकिंग से मना करना हमारे हाथ में है, बट इस एनवायरनमेंट के लिए क्या किया जाए? सो इस एनवायरनमेंट के लिए नेचुरली एक आदमी के बस की बात नहीं है और ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता, बट जब इतने सालों में एनवायरनमेंट खराब हुआ है तो आज भी अगर हम लोग जागेंगे, वी बिगिन विद जस्ट प्लांटिंग मोर ग्रीनरी अराउंड, हैविंग मोर सैपलिंग्स अराउंड, और कुछ नहीं तो घर के अंदर ही प्लांट्स रख सकते हैं। एक रिसेंटली एक मैंने आर्टिकल इसी पे कवर करा था कि हम घर की पोल्यूशन से कैसे लड़ सकते हैं। अगर घर में भी कुछ जो देयर आर लॉट ऑफ इंडोर प्लांट्स, एटलीस्ट हम अंदर की हवा तो शुद्ध कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आने वाले टाइम में एटलीस्ट एक लार्जर स्केल पे जाके हमारे पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करेगी, पर जो हमारे बस में है हम वो तो शुरू कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं, टू हैव सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ आवर ओन बॉडी एंड टू गो फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कैंसर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करेगा और कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। कैंसर की कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स कौन सी है? मतलब हर कैंसर को 3 तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। वन इज सर्जरी, मतलब सर्जरी मतलब उसको निकाल देना, है ना। सेकेंड इज रेडिएशन थेरेपी, एक आम आदमी जो नॉर्मल आदमी यूज करता है वो यूज करता है कि जला देना। इट इज नॉट एग्जैक्टली जलाना, बट इट इज लाइक रेडिएशन, हाई बीम रेडिएशन होती है, मशीन्स होती हैं जो हाई एनर्जी रेडिएशन देती है और वहाँ पे जिस पोर्शन पे रेडिएशन जाती है वहाँ पे कैंसर सेल्स किल होते हैं। एंड थर्ड इज विच इज नोन एज कीमोथेरेपी और सिस्टमिक थेरेपी और मेडिकल थेरेपी। तो ये 3 मेन कैंसर के जो इन्हें हम कहते हैं ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स है जो सालों सालों से चली आ रही है और ये मेन कैंसर की ट्रीटमेंट्स है। ये नहीं है कि इसमें भी आगे बहुत चेंजेस होते रहते हैं। जो कैंसर की सर्जरी हम मतलब 20 साल पहले करते थे, आज की डेट में वो कैंसर की सर्जरी नहीं करते, उसमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है, उसमें भी बहुत हो गया है। सिमिलरली रेडिएशन टेक्निक्स भी टाइम के साथ बेटर होती जाती है। एंड इवन कीमोथेरेपी में भी जो कीमोथेरेपेटिक दवाइयाँ पहले दी जाती थी उसके मुकाबले में आज की डेट पे कीमोथेरेपी के मॉलिक्यूल्स भी बहुत बेहतर है। ये तो 3 कन्वेंशनल है। इसके अलावा व्हाट आई विल से जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, वो सबसे बड़ा चेंज है जिसे हम कहते हैं कि पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट प्लस टारगेटेड थेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी। ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने एक्चुअली कैंसर के मैनेजमेंट का लैंडस्केप ही बदल दिया है। अब टारगेटेड थेरेपी क्या होती है? अब
जब भी हम कोई दवाई देते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर लोग कीमोथेरेपी से बहुत डरते हैं, कीमोथेरेपी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो क्या कि अब बॉडी के अंदर जैसे अगर आपका बॉडी के अंदर आपने दवाइयाँ दी, कीमोथेरेपी दी, तो कीमोथेरेपी कैसे आइडेंटिफाई करती है कि कौन से सेल्स को मारना है और कौन से सेल्स को नहीं मारना है ना? कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जो सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं वो उसमें जाके एक पर्टिकुलर फेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस पे जाके एक्ट करती हैं और डीएनए मतलब उन पे एक्ट करके उन सेल्स को किल करती है। और इसी कारण से कीमोथेरेपी की आप देखेंगे क्योंकि बैड सेल्स को किल करती है तो वो कुछ गुड सेल्स को भी अफेक्ट करती है। जो गुड सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं वो भी कीमोथेरेपी के हिसाब से शायद ये भी कैंसर की सेल्स है तो उन पे भी इफेक्ट हो जाता है। समथिंग लाइक कि आप देखते हो बाल क्यों जाते हैं, बिकॉज हमारे हेयर फॉलिकल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। मुंह में छाले क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा मुंह का मिकोजा बहुत रैपिडली डिवाइड करता है। हमारी ब्लड काउंट्स क्यों कम होती हैं ऑन कीमोथेरेपी, बिकॉज दो सेल्स आर आल्सो रैपिडली डिवाइडिंग। सो व्हेन यू गिव कीमोथेरेपी kills the cancer cells because they are rapidly dividing, but it also kills the other normal cells or the good cells of the body which are rapidly dividing. So it has got no way to distinguish कि कौन सा अच्छा सेल है और कौन सा ये है। So एक तो ये कीमो होगी, उसके अलावा मतलब एक there is what was developed is कि कोई ऐसा तरीका है कि मेडिसिन ये आइडेंटिफाई कर दे कि आप कैंसर की ऐसी दवाई दे दो जो ये आइडेंटिफाई कर दे कि कौन सा सेल कैंसर का सेल है और नॉर्मल सेल नहीं है, ताकि वो दवाइयाँ जाके सिर्फ बैड सेल्स को ही किल करे और गुड सेल्स को नहीं किल करे। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज टारगेटेड थेरेपी। तो जैसे जैसे साइंस में इम्प्रूवमेंट हुई तो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर सर्टेन मार्कर्स विच आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कैंसर सेल्स, जो सिर्फ कैंसर सेल्स पे ही प्रेजेंट है और नॉर्मल सेल्स पे नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसे कौन सी चीजें होगी कि आप ऐसी दवाइयाँ दो जो जाके सिर्फ कैंसर सेल्स को ही किल करे और नॉर्मल सेल्स को नहीं किल करे। तो ये टारगेटेड थेरेपी का कंसेप्ट हुआ। अब टारगेटेड थेरेपी में एक सिंपल है, एक तरह का ब्लड कैंसर है जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। आज से 30 साल पहले, हम कहेंगे 30 से 40 साल पहले, उसका एक ही इलाज था, दैट वाज नोन एज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। कि अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैंसर में। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एज सच इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसीजर, उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी, सब कुछ होता है। सो जब टेस्टिंग हुई तो पता लगा कि ये कैंसर क्यों होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर अबनॉर्मेलिटी कि जिसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में BCR ABL अबनॉर्मेलिटी। मतलब दो क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम 9 और 22 में एक पोर्शन टूट के दूसरे क्रोमोसोम में मिल जाता है और वो एक मॉलिक्यूल बना देता है जिसे कहते हैं BCR ABL, BCR एंड ABL। ये मॉलिक्यूल उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। वो आगे स्टिमुलेशन का सिग्नल दिए जा रहा है, स्टिमुलेशन का सिग्नल दिए जा रहा है तो WBC डिवाइड करे जा रहे हैं। अब इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? देखो, अगर हमें कभी भी खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप दवाई लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक होगे, है ना? सो बेसिक आइडिया है कि मतलब दीज आर वायरल इलनेसेस, इसमें मेडिसिन से इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड बेसिक आइडिया ये होता है कि 7 दिन में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप ही काम करेगी। मतलब पीपल हु हैव अ साइंस बैकग्राउंड दे नो कि बॉडी में कभी भी कोई फॉरेन इन्फेक्शन होती है, कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं तो WBC वहाँ पे जाते हैं, उनको अटैक करते हैं। तो बॉडी का अंदर इम्यून जो सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ एंड इट शुड किल those infections, those foreign particles। बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कि बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो वहां पे सारे ये जाएंगे और उनको किल करेंगे और आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल हेल्दी हो जाएगी। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स पनपते रहते हैं और बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती? Why? Because cancer cells are very smart cells. They are actually very smart cells। वो अपने जैसे बैक्टीरिया होता है, आप उसको एंटीबायोटिक देते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैक्टीरिया विल डेवलप मेथड्स टू डेवलप रेजिस्टेंस। वो एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करता बिकॉज प्रकृति का एक नियम है कि हर आदमी क्या, हर इंसान, हर सेल अपने सर्वाइवल के लिए मेथड्स ढूंढता है, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है। सिमिलरली कैंसर सेल्स, दे आर सो स्मार्ट सेल्स दैट वो बॉडी में सालों साल पड़े रहते हैं और बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म्स उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मतलब दे आर व्हाट आई विल से इन सिंपल लैंग्वेज
कि वो अपने आसपास कुछ ऐसे नकाब पहन के रखते हैं या अपने आसपास ऐसे रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करते हैं कि जब बॉडी के नॉर्मल इम्यून वाले सेल्स उनको किल करने के लिए जाते हैं तो वो उनको पहचान नहीं पाते, वो उनको देते हैं कि ये भी बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं और वो वहीं पे, और इसी वजह से वो बॉडी के एक्सपेंस पे बढ़ते जाते हैं। तो व्हाट इम्यूनोथेरेपी इज ऑल अबाउट, इम्यूनोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो आज की डेट में हम जिसकी बात करते हैं वो सिर्फ ये करता है कि वो जाके जो उन्होंने नकाब पहना हुआ है उस रिसेप्टर्स पे जाके लग जाते हैं, ताकि एक तरह से कैंसर सेल को, एक सिंपल लैंग्वेज में कैंसर सेल को बेनकाब करता है। नाउ दैट कैंसर सेल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम कि ये गड़बड़ है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल नहीं है, और फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको किल कर। सो दिस इज व्हाट इज इम्यूनोथेरेपी दैट हैज नाउ एक्चुअली स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एंड स्पेशली लंग कैंसर्स वगैरह में। एक टाइम था जब कैंसर में सिर्फ सर्जरी करी जाती थी, ब्रेस्ट कैंसर में, और कुछ इलाज ही नहीं करा जा रहा था, तब रिजल्ट्स कितने पुअर थे। अब जो कैंसर ट्रीटमेंट में हम कहते हैं डिफरेंस आ रहा है, वो ये डिफरेंस आ रहा है कि नाउ रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि आपको कैंसर जब एक जगह दिखता भी है ना, वो एक्चुअली एक जगह नहीं होता। इवन व्हेन इट इज लोकलाइज, कैंसर इज अ सिस्टमिक डिजीज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जैसे जैसे हम अब जब हम सर्जरी करते हैं तो वी आर एड्रेसिंग जहाँ पे कैंसर दिख रहा है, जब हम रेडिएशन कर रहे हैं तो हम वहीं पे एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पे कैंसर है। तो सिस्टमिक थेरेपीज आर दीज कीमोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज जो बाकी आप दवाइयाँ देते हो, क्योंकि वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर पार्ट में जाती है, तो दे आर नॉट एक्टिंग जहाँ पे दिख रहा है, दे आर एक्टिंग एट ऑल द प्लेसेस। तो उसके इनकॉर्पोरेशन के बाद ही अब कैंसर में रिजल्ट्स में चेंज आया है, बिकॉज कैंसर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इज जनरली अ सिस्टमिक डिजीज। और एक न्यू अनाउंसमेंट भी हम लोग करेंगे कि हर 2 महीने में हम एक हौसला कैंसर सपोर्ट ग्रुप यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि जो कैंसर को हरा के अपना ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपना कहानियाँ बताएंगे, और उसको देख के जो न्यू पेशेंट हैं जो कि उनको हौसला चाहिए, उनको भी सब हौसला दे के मोरल सपोर्ट बूस्टअप करेंगे। मोटर ना बंगला मांगो, बंगा ना बार मांगो, दिल को जलाने वाले दिल का करार मांगो, सैया में दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, सैया में दर्दी मेरे थोड़ा सा प्यार मांगो, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया बना दे मेरी, गले लगाई